तो यहाँ तक हम लोग क्या देख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है, और इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी हमने किया है। अब देखना है हमको दूसरा जो रूल है हमारा, वो है स्थिर अनुपात का नियम। इसको समझेंगे और इस पर भी आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग करने वाले। देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, ये परिभाषा तुम्हारे ऊपर में व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, बट परिभाषा क्या करना है अपने को तो समझना है ना, तो आओ समझते हैं। देखो एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं जिसके मदद से तुम स्थिर अनुपात के नियम को इजिली समझ पाओगे। कभी आग देखे हो लगते हुए, कहीं पर भी आग देखे हो, इंग्लिश में इसको फायर बोलते हैं ना, आग। बिल्कुल देखा है, हम सभी ने देखा है कभी ना कभी, है ना, कभी ना कभी तो खुद जलाया भी होगा ना। कागज लिया, कागज में बचपन में कागज लिया और कागज में आग जला दिया। तो होता क्या है कि जहां जहां पर आग लगेगा ना, वहां पर क्या होगा, धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, और धुआं में होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसका सूत्र क्या होता है, CO2। हमने क्यों बात किया, हमने इसके बारे में क्यों बात किया, अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये आग लगने का जो हमने बात बताया है, ये आग लगना ऐसा तो नहीं है किसी पार्टिकुलर जगह पे ही होता है, कहीं पे भी हो सकता है, और एक साथ कई जगहों पर हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं होगा। सपोज कहीं पर दिल्ली में कचरे को जलाया जा रहा है, फिर यही काम पटना में भी तो किया जा सकता है, यही काम कलकत्ता में भी किया जा सकता है, और यही काम मुंबई में भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब हो सकता है एक साथ आग दिल्ली में भी जल रहा है, पटना में भी जल रहा है, कलकत्ता में, मुंबई में भी जल रहा है, और सभी जगहों पर धुआं निकल रहा है। मतलब CO2 जो है वो सभी जगहों पर निकल रहा है। सभी जगहों पर क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। क्लियर है बात इतनी। तो हम क्या समझे, स्थिर अनुपात का नियम क्या बताता है ये समझो। स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि बाबू अगर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी है, किसी भी तरीके से बना हो, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा। क्या बताता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी बना हो, किसी भी मेथड से बना हो, वहां पर उसमें कार्बन और ऑक्सीजन होगा। या ये बोल लो उसमें एक परमाणु यहां पर कार्बन का, ठीक है, और दो परमाणु यहां पर ऑक्सीजन का होगा। ये बताता है स्थिर अनुपात का नियम। तो पहली बात जो बताया स्थिर अनुपात का नियम, कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी बना हो, उसमें कार्बन ऑक्सीजन होगा, एक परमाणु कार्बन का, दो परमाणु ऑक्सीजन का होगा। इतना बता दिया, क्लियर है। एक बात और बताता है, ये बताता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, ये होगा 3:8। क्या होगा, 3:8। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 3 भाग और ऑक्सीजन 8 भाग होगा। कैसे, सपोज हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर हाँ 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने का मतलब है इसमें 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम यहां पर ऑक्सीजन होगा। 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो ये 11 ग्राम हमारा CO2 बन के आ जाएगा। तो क्या समझा हमने स्थिर अनुपात के नियम में, स्थिर अनुपात के नियम में हमने समझा कि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी हम लेकर के आए, किसी भी तरीके से बनाए, उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही पाया जाएगा। हमेशा दो परमाणु ऑक्सीजन का, एक परमाणु कार्बन का होगा। दूसरी बात कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वो हमेशा 3:8 में होगा। क्लियर है बात। एक उदाहरण और लेते हैं। सुना है नाम तुमने इसका, जल, वाटर या H2O, इसका नाम सुना है ना, बिल्कुल सुने हम लोग, सभी ने सुना है ना। और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है पानी, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो अगर नाम तुमने सुना है, तो पानी के सोर्स क्या हो सकते हैं बताओ, पानी कहाँ से ला सकते हैं। तुमने कहा कुआं से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तुमने कहा तालाब से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तुमने कहा नदी से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तुमने कहा अगर वर्षा हो रहा है उससे ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तुमने कहा नाली, नाली में पानी है उससे ला सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना, वाटर के सोर्स है, पानी के स्रोत है, यहाँ से हमको पानी प्राप्त होता है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर अगर पानी कहीं से भी
प्राप्त कर रहे हो ये कोई मतलब नहीं है। अगर वह पानी है तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। पानी तुम कहीं से लेके आ जाओ, उससे कोई बहस नहीं है ना। उसके बाद हमेशा हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। अगर पानी उठा करके ला रहे हैं तो वहां पर पानी के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। ये हमेशा होगा। उसके बाद एक बात और है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना वो 1:8 होगा। क्या होगा? 1:8 होगा। अब इसका क्या मतलब? जैसे कि सपोज हमने 9 ग्राम जल बनाया। कितना बनाया? 9 ग्राम जल बनाया। तो इसमें बाबू 1 ग्राम तुम्हारा हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम तुम्हारा ऑक्सीजन होगा। तब ये बनेगा तुम्हारा, ये हाइड्रोजन हो गया और ये तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। तो ये बन जाएगा तुम्हारा H2O कितना? 9 ग्राम। ठीक है जी, बातें समझ में आए? तो कहने का मतलब है कि हम पानी कुआं से लाए, तालाब से लाए, नदी से लाए, वर्षा से लाए, नाली से लाए, सभी में क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। हमेशा जल के एक अणु को पकड़ेंगे तो वहां पर हमको हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में ही पाया जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, बट अभी तक हमने ये तो बताया ही नहीं स्थिर अनुपात का नियम कहता क्या है। बस जो हमने बताया यही कहता है स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में एक ही प्रकार का तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जल को हम कहीं एक जगह से लाए तो उसमें हाइड्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, ऐसा संभव नहीं है। पहली बात, जल को हम कहीं से लाएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेगा उसमें, और कोई दूसरा पदार्थ नहीं होगा। दूसरी बात यह कि ऐसा नहीं है कि जल हम कुआं से ला रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 है, और अगर हम तालाब से ला रहे हैं उसमें 1:8 है, ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों ही बात, अगर जल कहीं से भी ला रहे हैं उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा। जल के एक अणु में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। साथ ही साथ जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है यह 1:8 होने वाला है जल के केस में। तो यही हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? किसी भी यौगिक में एक ही प्रकार का पदार्थ भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहता है या जुड़े हुए रहता है। इस परिभाषा को भी देख लेते हैं क्या लिखा है। किसी भी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूने में, सभी शुद्ध नमूने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि हमने जो ये नमूना इकट्ठा किया है, जो सैंपल लिया, वो कुआं से लिया है, तालाब से लिया है, नदी से लिया, वर्षा से लिया, नाली से लिया है। तो सभी शुद्ध नमूने में एक ही प्रकार का तत्व भार या पदार्थ भार के विचार से निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहता है। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो जी, अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न आने वाला है जिसको भी देखना जरूरी है, तो और हम प्रश्नों को